गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगभग हम हाफ वे तक आ चुके हैं। आपका पार्ट 1 से लेके पार्ट लास्ट 7 तक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया गया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो बच्चों, न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है, मेरा ये मानना होता है कि हमेशा न्यूमेरिकल यानी कि प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सारी थ्योरी पढ़ी है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले यदि प्रॉब्लम दिमाग में होती है तो फिर उसके बाद उसका अगर अपन प्रॉब्लम पर काम करते हैं और फिर अगर थ्योरी को पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमने एपिसोड 3 से लेके एपिसोड कहाँ तक 7 तक कंप्लीट किया है, मैं ब्रीफ 5 मिनट के अंदर आपको सारी ही जो फॉर्मूलेज थे, जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी, ठीक है ना, उसको ब्रीफ में आपको क्या कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, जिसको एक बार आप ध्यान से समझ लें ताकि न्यूमेरिकल करने में हमें किसी प्रकार का कोई, है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखें 03, है ना, लेसन नंबर 03 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आप अगर यहाँ पर कोई चीज़ मैं ब्रीफ में समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आती, तो आप 03, 04, 05, 06 और 07 तक के जो आपके लेक्चर थे उनको एक बार आप देख लें। ठीक है, अब मैं क्विक 5 मिनट के अंदर आपको पूरा ही टॉपिक एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था 03 जो एपिसोड था, यानी कि 03 जो आपका लेक्चर था, उसमें था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, जहाँ मैंने सेल की बनावट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या बनावट होती है ना, इलेक्ट्रोड रखे होते हैं 2 और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है उसको भरा जाता है, फिर उसको सर्किट से जोड़ दिया जाता है। तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में था और उसकी मैकेनिज्म के बारे में था कि कौन एनोड की तरफ जाएगा, कौन कैथोड की तरफ जाएगा, एनोड पर क्या होने वाला है ना, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो उसके बारे में आपको पूरा बताया था। अब इस सेल की जो पूरी मैकेनिज्म है और इस सेल का जो यूज होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है उसके अंदर केमिकल चेंज कर सकें, और केमिकल चेंज करके किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी का रिजल्ट कहाँ मिलने वाला है, जो सेल है उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। ओके, तो उस पर आपने पूरा ही 3 पार्ट में मैं इसको करूंगा। सबसे पहले हमने धारा के प्रभाव को देखा कि सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाला पदार्थ कितना होता है। तो उसमें सबसे पहले फैराडे के रूल पढ़े थे। फैराडे के सिंपल से 2 रूल थे। पहला था, क्या था पहला, है ना, जैसा कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा। तो जितनी धारा प्रवाहित करोगे उतना ही क्या मिलने वाला, आपको पदार्थ मिलने वाला है। तो प्रवाहित की जाने वाली धारा पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने पदार्थ की मात्रा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, आवेश के समानुपाती होता है पदार्थ की मुक्त मात्रा। W समानुपाती Q, फिर W समानुपाती IT, और फिर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZIT होता है, Z जहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक था। फिर Z की वैल्यू हमने कई तरीके से पुट की थी। तो Z की वैल्यू आई थी, अगर आप इक्विवेलेंट वेट के रूप में लेते हैं तो E/F IT हो जाता है, और अगर आप मोलिकुलर मास के रूप में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट को तो वहाँ पर M/NF IT हो जाता है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का जितना कि वहाँ पर ट्रांजिशन हुआ है, जैसे कॉपर +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल्यूमिनियम +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद सेकंड रूल था कि अगर समान धारा प्रवाहित की जाती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने की मात्रा उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। W1/W2, Z1/Z2, E1/E2 पूरा है ना, समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आप 04 नंबर का जो आपका लेक्चर है उसको ज़रूर देख लें। 1 फेराडे यहाँ पर लिया गया था। तो 1 फेराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी को 1 फेराडे कहते हैं, और वो कांस्टेंट होता है 96500 कूलम। ओके, यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने इसी 04 के अंदर फेराडे के रूल के साथ ही न्यूमेरिकल करवा दिए थे, तो आप वहाँ पर न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट था कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में, कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया उसका चालकत्व कितना है और चालकता कितनी है। तो चालकत्व के बारे में आपको बताया था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आपका चालकत्व कहलाता है, और उसके साथ मैंने यूनिट लिखी हुई है। ठीक है, प्रति ओम कहा जाता है या मोह कहा जाता है या फिर सीमेंस कहा जाता है ऐसा यूनिट में। फिर सेकंड जो था आपका रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, तो एल और ए पर, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और यहाँ पर आपने समानुपाती स्थिरांक रो लगाया था जिसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध।
और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर इसी से हुआ R इंटू ए अपॉन एल, और इसकी यूनिट हो जाती है प्रति ओम सेंटीमीटर। ओके, फिर विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी का जो रिवर्स होता है वह क्या कहलाता है आपका चालकता कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का क्या था यहाँ पर 1 अपॉन रो, और रो की वैल्यू जब रखते हैं तो ये हो जाता है 1 अपॉन आर एल अपॉन ए, और इसको लिखते हैं 1 अपॉन आर इजिकल टू क्या हो जाता है कंडक्टेंस, तो सी इंटू एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है सेल कॉन्स्टेंट था। अलग अलग चालकता मापी अलग अलग अपघट्यों को लिया जाता है और चालकता मापी एक ही रखी जाती है उनकी कनेक्टिविटी मापने के लिए, तो एल और ए कांस्टेंट हो जाता है, तो एल अपॉन ए कांस्टेंट, इसकी यूनिट हो जाती है सी एम अपॉन सी एम स्क्वायर, तो यहाँ पर सी एम इन्वर्स हो जाएगा। फिर आपने देखा था इलेक्ट्रोड के मध्य अगर आप 1 सेंटीमीटर, मतलब होता क्या है कंडक्टिविटी के बारे में वापस बता दूं, 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वही क्या कहलाती है कंडक्टिविटी, यानी कि 1 इंटू 1 साइज का इलेक्ट्रोड है और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, 1 घन क्यूब वॉल्यूम यानी कि 1 ml जो आपका वॉल्यूम है उसकी जो कंडक्टेंस आती है, यानी कि उसका जो प्रतिरोध आता है उसका व्युत्क्रम कंडक्टेंस होता है, वही उसका क्या कहलाता है चालकता कहलाती है। और चालकता के लिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपको पूरे सॉल्यूशन की चालकता ज्ञात करनी तो कापा इंटू वी हो जाता है। ओके, फिर वहीं से हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूशन रखा जाता है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर आपकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, या उसका जो कंडक्टेंस है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या रखी गई है। वहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी थी कि यदि आप कंसंट्रेशन की बात करें और उसको डाइल्यूट करें तो डाइल्यूशन इफेक्ट था पूरा, तो डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा का मान तो कम हो जाता है क्योंकि 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, किंतु सॉल्यूशन की जो पूरी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। फिर आपका कंडक्टिविटी को हमने या कंडक्टेंस को हमने किसके साथ किया था कंसंट्रेशन के साथ, तो उसको मोलर मास के रूप में या इक्विवेलेंट वेट के रूप में लिखा है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी के रूप में। तो जब आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कापा इंटू वही मैंने वी किया है, वी बराबर जो आपका वैल्यू रखी हुई है आप एपिसोड 05 देख लें 1000 अपॉन एम, एम यहाँ पर मोलरिटी होगी, यानी कि यहाँ पर उसको मोलर मास के रूप में लिया गया है। 1 मोल डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर, वो उसकी क्या कहलाएगी मोलरिटी कहलाएगी। फिर अगर आप इक्विवेलेंट जो आपकी कंडक्टिविटी है उस रूप में लिखो तो m की जगह पर n हो जाता है और यूनिट यहाँ पर हो जाएगी आपकी कापा की जो है, उसके साथ जो आपने वॉल्यूम रखा है वो घन सेंटीमीटर के रूप में रखा जाएगा, तो सीमेंस मोल इनवर्स CM2 या सीमेंस इक्विवेलेंट इनवर्स और CM2, ये आपके किसके थे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के, जिसके न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं। फिर लास्ट हमने पढ़ा था कुलराउस नियम। कुलराउस लॉ 2 तरीके से दिया गया था, वहाँ पर एक ग्राफ था आपने देखा था कंसंट्रेशन के साथ उसकी किसकी मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ था, तो स्ट्रॉन्ग के ऊपर डाइल्यूशन का इफेक्ट कम होता है कंडक्टिविटी पर, लेकिन जो वीक होते हैं उनका आयनाइजेशन बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो कर्व आता है वो क्या होता है आपका शार्प होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, और इस तरीके से वहाँ पर आपका लैम्डा एम इजिकल टू लैम्डा एम क्या दिया गया था इन्फिनिटिव डायलेशन के ऊपर माइनस ए अपॉन √c, ए यहाँ पर कांस्टेंट था जो कि विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स पर डिपेंड करता है। और फिर इसमें ए की वैल्यू रखी थी तो इसको a + b लैम्डा इन्फिनिटिव रखा था यहाँ पर, वो थी हकल-ऑन्सेगर की इक्वेशन थी। लैम्डा इन्फिनिटिव m सेकंड नियम दिया गया था कि अनंत तनुता पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग होती है, टोटल होता है। तो लैम्डा इन्फिनिटिव m इजिकल टू n1 नंबर ऑफ प्लस पॉजिटिव आयन, n2 नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, और ये है इन्फिनिट डायलेशन के ऊपर कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी और ये एनायन की मोलर कंडक्टिविटी। फिर हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी कोलराउस की, तो सबसे पहले देखा था वहाँ पर डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ज्ञात करना अल्फा, तो किसी दी गई सांद्रता के ऊपर जो भी कंसंट्रेशन है उस पर मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इन्फिनिटिव जो आपका डाइल्यूशन होता है उस पर मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होता है। और अल्फा से आप क्या निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट को निकाला जा सकता है, जो कि एसिटिक एसिड के लिए मैंने बताया था C∝² 1 - अल्फा। फिर सेकंड था जो इसकी मेन एप्लीकेशन थी कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं तो उनकी इन्फिनिटिव डायलेशन पर मोलर कंडक्टिविटी को कैसे ज्ञात किया जाए। तो वहाँ पर आपको 3 तरह के आप क्या लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वीक का निकालने के लिए, जिसमें वीक के कॉमन आयन होते हैं उसका एक, फिर दूसरा कॉमन आयन का, फिर उसमें से जो दोनों कॉमन होते हैं उनको माइनस करते हैं। तो उसको तैयार करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक
एग्जाम्पल आप दिमाग में रख लें, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे आप एसिटिक एसिड का आपने ज्ञात किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिया था, सोडियम एसीटेट प्लस HCl और एक क्या लिया था, NaCl। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग प्लस वीक जिसमें कॉमन आयन हो, माइनस स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, वीक प्लस वीक। बड़ा आसान सा है, जिसका भी आपको ज्ञात करना होता है उसके कॉमन आयन को देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लें, फिर उसमें से जो दोनों के स्ट्रॉन्ग पार्ट है उनको माइनस कर लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। आसान सी चीज़ है। फिर एक निकाला था सोल्यूबिलिटी ज्ञात करना, जो कि पार्सली सोल्यूबल होते हैं साल्ट उनके लिए, तो वहाँ पर हमने बताया था कंडक्टेंस सेल के अंदर पहले वाटर लिया जाता है, उसकी कंडक्टिविटी ज्ञात कर ली जाती है, फिर उसके बाद उसमें जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है या जो ज़्यादा घुलता नहीं है, अल्प विलेय होता है, उसको क्या किया जाता है, घोल कर उसकी कंडक्टिविटी ज्ञात करते हैं। दोनों के डिफरेंस किसका होगा, साल्ट की कंडक्टिविटी, तो कापा की जगह वो रखा जाएगा, और फिर m/1000। और लास्ट पढ़ा था ट्रांसपोर्ट नंबर, तो ट्रांसपोर्ट नंबर उनकी स्पीड के समानुपाती होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका था पॉजिटिव का अनंत अनुता पर मोलर चालकता अपॉन इन्फिनिटिव डाइल्यूशन के ऊपर सॉल्यूशन की मोलर चालकता का रेशियो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव का। इसी तरह नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। और स्पीड के हिसाब से U प्लस धनायन की चाल, टोटल आयनों की चाल। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको ब्रीफ में पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझा दिया है। इसके लिए आपको डिटेल समझना है तो मैंने कहा ना 03 से लेके 07 तक के आपके जो लेसन है उनको एक बार ज़रूर देख लें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अब हम करने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल जो NCERT की बुक से स्टार्ट करेंगे, फिर नीट और जी मेंस के न्यूमेरिकल होंगे, और फिर कुछ एडवांस न्यूमेरिकल लिए जाएंगे। ओके, चलो इनको उतार लो। तो बच्चों ये है आपका पहला क्वेश्चन, जो कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर दिया गया है। NCERT का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 m NaOH सॉल्यूशन इज 31.6 ओम। 0.05 m कंसनट्रेशन, यानी कि 0.05 m का मतलब हो गया 2 ग्राम NaOH को 1 लीटर में डिजोल्व किया गया है। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है उसमें क्या रखा गया है, NaOH का सॉल्यूशन, जिसमें 2 ग्राम है और 1 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो 0.05 m NaOH के सॉल्यूशन का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो है 31.6 ओम। ओके, एंड द सेल कांस्टेंट इज, जिस सेल में रखा गया है उसके सेल कांस्टेंट समझ गए क्या था, L/A, ठीक है ना। तो सेल कांस्टेंट इज 0.357 cm इनवर्स। और कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आपको क्या करना है यहाँ पर, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, यानी कि L/A का जो कांस्टेंट सेल, यानी कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आपको दिया गया, उसके बीच में 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी है वो ज्ञात करना है, यानी कि कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है। और क्या ज्ञात करना है आपको, टोटल सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ आपको क्या ज्ञात करनी है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या दिया गया है, तो गिवन नंबर 1 रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना, 31.6 ओम। ओके, और क्या दे रखा आपको, सेकंड कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 m, और तीसरा क्या दे रखा आपको, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट दे रखा आपको, सेल कांस्टेंट मतलब L/A, जो आपको दे रखा है वो है 0.357। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, मोलरिटी में कंसंट्रेशन दी गई है, और रेजिस्टेंस दिया गया है। तो आप C याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि 1/R इजिकल टू क्या हो जाता है, C होता है कंडक्टेंस। तो यहाँ पर आपका हो गया 1/31.6, ये आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। क्लियर। अब आप पहली चीज़ देखें कंडक्टिविटी के लिए। तो कंडक्टिविटी के लिए आपके पास अभी मैंने सारे फॉर्मूले लिखाए थे। कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट से कैसे ज्ञात करते हैं, तो कंडक्टिविटी
अगर कंडक्टेंस को सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको क्या मिल जाती है, कंडक्टिविटी। मैंने थ्योरी पढ़ाई तब भी कहा था कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट वह वैल्यू होती है किसी कंडक्टेंस सेल की जो किसी कंडक्टेंस से उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी कंडक्टिविटी प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका C इंटू एक्स, था ये सूत्र। अब आपका C कितना है, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/31.6 ये ओम है, इंटू x/L क्या दे रखा है आपको 0.35 cm इनवर्स है जी। अब आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.0113 और यूनिट हो जाएगी प्रति ओम सेंटीमीटर। ये आ गया आपका कप्पा। क्लियर। तो ये तो आ गई आपकी क्या, कंडक्टिविटी। आसान है। अब आपको क्या ज्ञात करनी, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम। लैम्डा एम इजिकल टू क्या हो जाता है, कप्पा विशिष्ट कंडक्टिविटी जो आपकी आ रही है, ठीक है ना, यानी कि जो चालकता है इंटू 1000/m। वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.0113 तो हो गया कप्पा का मान, इंटू 1000/m कितना दे रखा 0.05। क्लियर। अब आप इसको सोल्व कर लें तो यह आ जाएगा 226। यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी यूनिट, प्रति ओम प्रति मोल cm²। ये आपका हो गया लैम्डा एम। ओके, है आसान सा। दो चीज़ें पूछी, ये वैल्यू आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। चलो उतार लो। अब ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहले वाले से थोड़ा सा अप है। इन अ कंडक्टेंस सेल, एक चालकता सेल है जिसमें कि 0.1 m KCl सॉल्यूशन, सेल के अंदर 0.1 मोलरिटी का KCl का सॉल्यूशन भरा गया है। ओके, इट्स रेजिस्टेंस इज 200 ओम और इसका जो प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 200 m। 0.1 m KCl के सॉल्यूशन को चालकता सेल में रख दिया गया है और उसका जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना है 200 ओम। व्हेन, जब 0.02 m NaCl सॉल्यूशन फिल इन सेम सेल, उसी सेल में KCl के सॉल्यूशन को निकालकर NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया गया है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 m का है। क्या पूछ रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस जो आई है KCl से चेंज करके NaCl डाला तो उसकी रेजिस्टेंस आपको कितनी मिली है 1100 ओम। ओके, KCl का सॉल्यूशन था 0.01 m का तो उसकी रेजिस्टेंस कितना आया आपका 200 ओम। अब आपने उसमें से KCl को निकाल लिया और NaCl का सॉल्यूशन डाला जिसकी कंसंट्रेशन 0.02 m है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आया 1100 ओम। अब ये क्या कह रहा है, तो कैलकुलेट कीजिए सेल कांस्टेंट। आपको उस चालकता सेल जो है कंडक्टेंस सेल है उसका सेल कांस्टेंट निकालना है, L/A को ज्ञात करना है। और फिर क्या ज्ञात करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को भी ज्ञात करना है। और आपको KCl की कंडक्टिविटी दी गई है 1.29 सीमेंस पर मीटर। आइए क्वेश्चन समझ में। एक सेल है, उसी सेल में दो सॉल्यूशन, पहले KCl का फिर NaCl का। KCl का डाला तो रेजिस्टेंस कितना आया 200 ओम और उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1 m। और जब 0.02 m NaCl को डाला तो वहाँ पर कंसंट्रेशन आपकी रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कितना आया 1100 ओम। और अब आपको सेल कांस्टेंट ज्ञात करना है। तो बच्चों सेल कांस्टेंट के बारे में पता है कि कापा दे रखा और सेल कांस्टेंट का रिलेशनशिप देखना है। तो कापा इजिकल टू क्या हो जाता है पता है, कंडक्टेंस इंटू एक्स सेल कांस्टेंट, यही होता है ना, याद हो गया होगा अब। तो इसको 1/r भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 1/r इजिकल टू क्या हो जाता है आपका, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कप्पा इजिकल टू क्या हो जाता है 1/r इंटू एक्स, क्योंकि 1/r इजिकल टू कंडक्टेंस होती है वैसे भी। अब आप देखें तो कप्पा एक्स बराबर निकालना है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की इधर रख दें आप, या फिर चाहे आप कप्पा की वैल्यू रख दें पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कप्पा कितना दे रखा आपको
1.29 इक्वल 1/R कितना दे रखा है 200 ओम दे रखा है ना 200 ओम। और अब आपको x ज्ञात करना है तो इंटू एक्स, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 1.29 इंटू 200। क्लियर, ये आपका सेल कांस्टेंट हो गया x। और अब आप इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 258 और सेल कांस्टेंट मीटर में यहाँ पर तो पर मीटर आ जाएगा, क्योंकि सेल कांस्टेंट बताया ना है ना सेंटीमीटर अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर अपॉन स्क्वायर मीटर, तो वहाँ पर आपका ये हो जाएगा इसका यूनिट। ये तो हो गया आपका पहला सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट आ गया समझ में x। अब आप सेकंड चीज़ देखें कि आपको NaCl की मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, लैम्डा m NaCl निकालनी है। तो आपको पता है कि लैम्डा m निकालने के लिए आपको चाहिए कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, याद है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कप्पा इंटू v, और v की जगह यहाँ पर हमने वॉल्यूम को किस में किया कंसंट्रेशन में, तो ये इसमें मोलरिटी में दे रखा है। अब आपके पास m बराबर तो दिया गया है NaCl के लिए 0.02 m मिल गया। अब आपके पास क्या चाहिए कप्पा, कप्पा नहीं है, इसने केवल KCl का दिया था NaCl का दिया ही नहीं है। अब कप्पा निकालना है, लेकिन अब आपके पास कप्पा निकालने का तरीका क्या है, रेजिस्टेंस दे रखा है तो 1/R इंटू एक्स होता है ना। अब x क्या है सेल कांस्टेंट है, तो आपका सेल तो वही है, जब वही सेल होता है तो इलेक्ट्रोड वही रखे गए हैं, तो सेल कांस्टेंट सेम है, तो सेल कांस्टेंट आपके पास है। तो x इक्वल टू दे रखा है 258 मीटर इनवर्स और r दे रखा है आपको 1100 ओम। क्लियर, तो अब आप कप्पा इजिकल टू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, रख दो मान 258 अपॉन ये। अब आप ये वैल्यू यहाँ रख दें तो लैम्डा m इजिकल टू क्या हो जाएगा 258 अपॉन 1100 इंटू 1000 अपॉन m.02, ये आपकी आ गई मोलर कंडक्टिविटी। तो अब आप इसको सोल्व कर लें, तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.175 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट मोलर कंडक्टिविटी की। मोल इन्वर्स मीटर की जगह सेंटीमीटर की जगह पर क्या दे रखा है आपको मीटर की पावर 2, और आपका क्या हो जाएगा मोल इन्वर्स मीटर की पावर 2 सीमेंस यहाँ लगा देते हैं। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो उतार लो। तो स्टूडेंट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 m NaOH solution is 5.55 into 10⁻³ ohm. Diameter of the electrode is 1 cm and length is 50 cm. Calculate the resistivity and molar conductivity and conductivity of solution. क्या कह रहा है क्वेश्चन ये है कि आपको 0.05 m NaOH का सॉल्यूशन दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट का, जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 m मोलरिटी में, और इसका जो रेजिस्टेंस है सॉल्यूशन का वो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। और उसके बाद जहाँ इलेक्ट्रोड इसने लगाए हैं तो उस इलेक्ट्रोड का इसने क्या दे रखा है डायमीटर यानी कि व्यास दे रखा है, और उस इलेक्ट्रोड की लेंथ दे रखी है L। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करनी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हो जाता है रो ज्ञात करना है आपको, विशिष्ट प्रतिरोध। और मोलर कंडक्टिविटी, उस सॉल्यूशन की आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है, और इसके साथ क्या करनी है आपको कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है। यानी कि आपसे क्या क्या पूछा गया है रेजिस्टिविटी, यानी कि आपको एक तो रो कैलकुलेट करना है, सेकंड चीज़ क्या करनी है आपको कप्पा कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी, और फिर आपको क्या करना है लैम्डा m। 3 चीज़ें आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। और इसके लिए आपको क्या दिया गया है, तो गिवन वैल्यू क्या है, क्या दे रखा है आपको सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 m NaOH की। ओके, ये तो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। इसके अलावा रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस
यानी कि ये तो दे रखा आपको C, ठीक है ना, C को हम मान सकते हैं किसमें, Cm यानी कि मोलरिटी में, और रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर कितना आपको 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ओके, यानी कि आपको क्या दिया गया है, R दिया गया है। और उसके बाद आपको दे रखा है डायमीटर इलेक्ट्रोड का, डायमीटर। अब डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, और लेंथ दे रखी है आपको L बराबर 50 सेंटीमीटर। ये आपको वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है रो कैलकुलेट कीजिए, यानी कि रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कीजिए और कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं रो के कैलकुलेशन की। तो रो के लिए आपका रिलेशनशिप क्या था, आपको पता है R बराबर रो इंटू L अपॉन A, ठीक है ना, यही था ना। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रो की कैलकुलेशन। अब आप देखें यहाँ पर रो आपको ज्ञात करना है, R आपको दिया गया है, L दिया गया है, और एरिया A नहीं है, A की जगह आपको क्या दिया गया है, डायमीटर दे रखा है। तो आपको पता है यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूँ, R बराबर कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ये तो R है। L आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और अब आपके पास चाहिए A नहीं है। ओके, तो A के लिए आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर के लिए आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर है, तो R यानी कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, ये आपका R आ गया। अब आपको एरिया ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोड का जब R पता हो तो एरिया होता है πr² इक्वल टू क्या हो जाता है आपका A। अगर R दिया गया है और एरिया निकालना आपको, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। वैल्यू रख लेते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा 22.7 इंटू R कितना है 0.5 और वापस 0.5 हो गया भाई। इससे आपका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो A की वैल्यू हो गई ये, क्लियर। अब आप यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखें, तो R बराबर, R आपको दिया गया रो बराबर R इंटू A अपॉन L। ओके, अब वैल्यू रखनी है केवल आपको, तो R बराबर कितना है 5.55 इंटू 10⁻³। क्लियर है, R दे दिया गया है। अब आपके पास A कितना है 20 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये आपका A, और L कितना है 50 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर आपकी वैल्यू आ जाती है 87.135 रो, और रो का यूनिट देखें आप तो ओम है, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है, तो यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। चलो, ये तो हो गया आपका पहला, क्या निकाल लिया हमने, रो। क्लियर है। अब बात करते हैं कप्पा की। अब आपको सेकंड क्या निकालना है यहाँ पर, कंडक्टिविटी को। तो अब बात करते हैं कंडक्टिविटी के लिए। तो कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा, और आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसका ही रिवर्स क्या हो जाता है आपका, कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टेंस आपका जो रेजिस्टेंस होता है उसका तो हो जाता है कंडक्टेंस, और जो रेजिस्टिविटी होती है उसका रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, तो कप्पा बराबर क्या हो जाता है 1/रो। रो आपके पास आ चुका है, तो 1/87.135 हो गया। और अब इसमें आप कैलकुलेशन कर लें इसकी, तो ये आ जाएगा 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड हो गया। अब बात करते हैं थर्ड केस की, ये तो हो गया सेकंड। अब आपका तीसरा क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा की वैल्यू आपके पास है 0.01148 इंटू 1000 अपॉन एम, कितना दिया गया है, कंसिडरेशन आपके पास है 0.05। अब इसको आप सोल्व कर लें। ओके, तो जैसे आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 229 सीमेंस मोल इनवर्स CM की पावर 2। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई।
ये सेकंड वैल्यू आ गई और ये थर्ड वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, चलो उतार लो इसको, आसान सा है। इसमें उसने 3 चीज़ें पूछी थी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और ये। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी? रेजिस्टिविटी के लिए आपका सीधा फॉर्मूला होता है। ओके, चलो उतारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलराउस लॉ पर। कोलराउस की लॉ की एक एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको बताई थी, क्या थी वो पता है? कि जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसका इन्फिनिटिव डायल्यूशन के ऊपर हम मोलर कंडक्टिविटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोलराउस लॉ के अनुसार अपन थ्योरेटिकली क्या कर सकते हैं, उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो इन्फिनिट डायल्यूशन पर होती है कैलकुलेट किया जा सकता है। ऐसा ही इक्वेशन नहीं है, लैम्डा इन्फिनिटिव एम यानी कि इन्फिनिट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, सोडियम एसीटेट एंड NaCl इज इन ऑर्डर। HCl की दे रखी है 426.1, सोडियम एसीटेट की दे रखी 91.0 और NaCl की दे रखी 126.41 सीमेंस cm² पर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द लैम्डा एम इन्फिनिटिव एसिटिक एसिड। यहाँ पर एसिटिक एसिड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक प्लस स्ट्रॉन्ग प्लस वीक माइनस स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू वीक वीक। यानी कि आपको क्या करना है, सोडियम एसीटेट के कॉमन आयन में आपका एक तो है सोडियम एसीटेट, ठीक है ना, एक है आपका HCl, एक तो आपका एसीटेट आयन है और एक क्या है H+ आयन, और ये कहाँ है उपस्थित है आपके HCl में और सोडियम एसीटेट में। अगर इन दोनों की कंडक्टिविटी को जोड़ लिया जाए और उसमें से Na और Cl की कंडक्टिविटी को माइनस कर लिया जाए, तो पहला जैसे आपका स्ट्रॉन्ग प्लस वीक यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये आपका स्ट्रॉन्ग प्लस वीक। एक और आपका स्ट्रॉन्ग प्लस वीक कौन सा है? HCl, दोनों को जोड़ लिया, माइनस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग NaCl इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। अब आपको करना क्या है, इसकी m और HCl की लैम्डा इन्फिनिटिव m, इसमें से लैम्डा इन्फिनिटिव m किसका? NaCl का माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटिव m एसिटिक एसिड का। ओके, तो रखें वैल्यू। पहले आपका सोडियम एसीटेट की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो सेकंड नंबर की वैल्यू आपकी किसकी है? तो 91.0 प्लस HCl की दे रखी है 426.1 माइनस NaCl की 126.45 इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव m किसकी? एसिटिक एसिड की। अब आप इसको सोल्व कर लें तो जो आंसर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी? इसकी लैम्डा एम इन्फिनिटिव आ जाएगा आपका। ओके, सोल्व कर लोगे आसान सी मैथ से, प्लस करके इसको क्या करना है आपको? माइनस करना है। ये आपका कोलराउस का बड़ा आसान सा है कि जो वीक कंडक्टेंट होते हैं उनकी किस तरह से लैम्डा एम इन्फिनिटिव को निकाला जा सकता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया? उतार लो इसको। अब नेक्स्ट वैसा का वैसे क्वेश्चन जो इसके पहले वाला किया था, यहाँ पर भी आपको क्या करना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH की, आपको क्या निकालनी है? इन्फिनिटिव मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर आपको लैम्डा एम BaOH2 दे रखा है, BaCl2 दे रखा है और NH4Cl दे रखा है, और इनकी जो कंडक्टिविटी दे रखी है वो है आपका मोलर कंडक्टिविटी 457.6, 420.6 और 129.8 सीमेंस cm² मोल इनवर्स, और आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने वापस वही चीज़ बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम? स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एक लेंगे, प्लस स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एक लेंगे, उसमें से स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वीक प्लस वीक। ओके, अब यहाँ पर देखें आप, आपका वीक और वीक कौन है? NH4OH। स्ट्रॉन्ग कौन है? BaCl2, तो ये BaCl2। अब आपका स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, ये भी स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग है Cl यहाँ पर, और ये क्या है आपका? वीक है अमोनियम आयन। तो यहाँ पर अब आपका स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, तो यहाँ पर हो जाएगा BaOH2 प्लस क्या आ जाएगा? NH4Cl और माइनस क्या करेंगे हम? BaCl2 इजिकल टू क्या जाएगा आपका? NH4OH। पर थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर OH कितने दे रहा है? ये 2 दे रहा है, और यहाँ पर आपका
Cl2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि आपको क्या करना है, NH4Cl जो आपने जोड़ा है तो इसमें से आपको NH4 एक चाहिए और OH एक चाहिए। तो एक OH के लिए इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, हाफ। ये आपका Cl एक ही है तो एक निकल जाएगा और इसको क्या कर देंगे, हाफ। अब आप देखें इसको, 2 Ba है, 2 Ba से आपके 2 Ba प्लस हाफ हो गया तो 1 Ba हो गया, और यहाँ पर भी 1 Ba हो गया तो Ba से Ba आपका माइनस हो जाएगा, और OH यहाँ पर 2 है, ओके 2 OH है तो 1 OH बच जाएगा क्योंकि ये एक ही रह गया है, हाफ का डिवाइड किया ना आपने, तो ये कितना हो गया आपका, 1 Ba और 1 OH हो गया। यहाँ पर भी 1 Ba और 1 Cl हो गया। तो कुल मिला के अपने को क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, NH4OH। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर 2 OH है जबकि आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 1 OH की कंडक्टिविटी चाहिए, ओके। और या फिर आप इसको बैलेंस करोगे तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको भी 2 किया जा सकता है, इसको 2 करके डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इसके बजाय बेटर क्या है, आप इसको हाफ कर लिया, इसको हाफ कर लिया। अब आप इसकी वैल्यू रख लें तो BaOH2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 457.6 अपॉन क्या हो जाएगा, हाफ, प्लस NH4Cl 240.6 प्लस 129 माइनस 129.8 अपॉन 2 इक्वल टू क्या जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगा इसकी मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी ऊपर, ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी ऊपर, और ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी ऊपर, और ये मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी ऊपर। अब केवल वैल्यू रख दी तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, लैम्डा NH इन्फिनिटी NH4OH, और इसकी वैल्यू अगर आप निकाल लें तो सोल्व कर ले, सिंपल सी मैथ्स है, हो जाएगा सोल्व। 238.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन से आपको केवल मेंटली, कोई ज़्यादा आपको इसमें इन सूत्रों में नहीं उलझना है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हम किसको किस में प्लस करके माइनस, जनरल IQ होता है कि इनमें से इनको प्लस करते हैं और इसमें से माइनस करते हैं तो बच क्या जाता है रेस्ट। ओके, चलो उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका किस पर है, कोलरॉस लॉ पर है। इन कंडक्टेंस सेल कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड इज 9.5 × 10⁻⁴ सीमेंस पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको वियोजन स्थिरांक और किसका, वियोजन की मात्रा अल्फा को कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड के लिए। और यहाँ पर आपको दिया गया है लैम्डा इन्फिनिटिव m किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए 380.0। ओके, अब आपको देखें, आपको बताया गया है कि अल्फा क्या होता है, किसी भी सांद्रता पर कुल वियोजन कितना हुआ है और अनंतता पर कुल वियोजन कितना होता है, और जितना वियोजन होता है वो इसकी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला था लैम्डा CM अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव m, यही था। अब आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है, देखें लैम्डा m इन्फिनिटिव आपको दिया गया है 380.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे दिया गया है। लैम्डा CM नहीं दिया गया है, तो लैम्डा CM नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी जगह पर आपको क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है। कितनी कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 9.5 × 10⁻⁴ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और लैम्डा C आपको अगर m निकालना है किसी कंसंट्रेशन पर तो वहाँ पर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m कंसंट्रेशन दे रखी है आपको। तो यहाँ पर आपको C दिया गया है कितना, 0.1 m, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके पास। इससे क्या जाएगा लैम्डा C, और आपके पास लैम्डा इन्फिनिटिव है तो वैल्यू रख दें केवल यहाँ पर। तो लैम्डा CM का मान रखें पहले, तो ये हो जाएगा आपका कप्पा इंटू 1000 अपॉन m इंटू 1 अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव m। ओके, और अब वैल्यू रख दें, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा 9.5 × 10⁻⁴ अपॉन 0.1 इंटू 1 अपॉन 380.0। अब आप इसको सोल्व कर लें, तो सोल्व करेंगे तो आप इसका आंसर लेंगे 0.25। ये तो हो गया आपका अल्फा। ओके, अब आपका एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड के लिए मैंने आपको बताया था कि CH3COOH इस तरह से इक्विलिब्रियम में आता है, H+, ये आपका पहले 1 था 0 0, फिर 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, और कंसंट्रेशन C होती है तो ये हो जाता है C। ओके, और जब आप इसको K निकालते हैं तो क्या हो जाता है, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपको बता दिया गया है।
पहले से ही करवा दिया मैंने। तो सी से सी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो के बराबर क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट बराबर सी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, और के बराबर आपका सी कितना है 0.1, अल्फ़ा कितना दिया गया है 0.25 इंटू 0.25 अपॉन 1 माइनस 0.25। बस अब आप इसको सोल्व कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपका आंसर नंबर 2 और ये आंसर नंबर 1 मिल गया। दोनों आसान से क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रख लो, उसके बाद आपके केवल वैल्यू पुट करनी होती है। समझ में आ गया ना। तो ये मैंने आपको कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी और कोलराउस लॉ के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल थे इंपॉर्टेंट, वो सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं। यहाँ तक आपको कंडक्टेंस सेल पूरा समझ में आ गया होगा, फेराडे लॉ समझ में आ गया होगा, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। और उसके बाद आपका कोलराउस लॉ से अपन क्या, सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट, कि जो वीक आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिट डायलेशन पर ज्ञात की जा सकती है। इसके अलावा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। सोलिबिलिटी ज्ञात की हमने, तो सारी ही चीज़ें आपके पास मैंने सभी के ऊपर बेस एक एक न्यूमेरिकल जो था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको करवाए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल। ठीक है बच्चों, तो इसका हाफ पार्ट खत्म है, हाफ पार्ट अब चालू होगा। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ओके बच्चों, इसको उतार लेना। ओके, थैंक यू।